रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज ननकाना साहब में जलसे से खिताब करते हुए जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को और पाकिस्तान के अवाम को दो बातें समझाने की कोशिश की। वो दो बातें कौन सी थीं और इमरान ख़ान साहब वो बातें अवाम को और अपने वोटर सपोर्टर को समझाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, एक तो ये आपको बताएंगे। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जो चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब हैं, वो पाकिस्तान के अवाम को इतना कम अकल, इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि उन्होंने जलसे में पाकिस्तान के अवाम को इस तरह की बातें जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, और दूसरा पाकिस्तान के अवाम को चूना लगाने पर जो मुकदमा इमरान ख़ान पे दर्ज किया गया है और उस मुकदमे में इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी और उनके अरेस्ट वारंट जारी होने का क्या मामला है, उसकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर जो इमरान ख़ान साहब ने आज ननकाना साहब में जलसे से खिताब किया है, इससे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सिर्फ़ दो बातें, जैसे कि मैंने कहा कि ख़ान साहब ने जलसे में पाकिस्तान के अवाम को बड़ा कीनली जो है वो समझाने की कोशिश की। एक तो ख़ान साहब ने कहा अपने सियासी मुखालफिन को मुखातब करते हुए कि ये अपना डीजीएफआई लाना चाहते हैं, ये अपना चेयरमैन नैब रखते हैं, ये अपना आईजी रखते हैं, ये अपना आर्मी चीफ़ भी जो है वो लाना चाहते हैं और माजी में भी अपना आर्मी चीफ़ जो है वो रखते रहे हैं। अब मैं ये ख़ान साहब की तमाम बातों के साथ इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अगर ख़ान साहब के चाहने वाले भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं ख़ान साहब की इन तमाम बातों के साथ 100% एग्री कर रहा हूँ। अब सवाल जो है, सवाल भी आप सुने, उसका जवाब भी दें कि अगर ख़ान साहब ये ठीक कह रहे हैं, तो फिर आगे इसकी लॉजिक क्या है। डीजीएफआई जब ख़ान साहब की हुकूमत आई तो बशीर मेमन साहब थे। नवाज़ शरीफ के दौर से ये बशीर मेमन जो है वो डीजीएफआई चले आ रहे थे। अगर नवाज़ शरीफ ने इसी डीजीएफआई को बशीर मेमन को अपना समझ के रखा था, तो ख़ान साहब ने डीजीएफआई बशीर मेमन को क्यों तब्दील नहीं किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये चेयरमैन नैब अपना लगाते हैं, तो चेयरमैन नैब भी नवाज़ शरीफ और ज़रदारी ने मुशावरत के साथ लगाया था, तो फिर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को क्यों तब्दील नहीं किया। और अगर ये उनके लिए रखा गया था, तो फिर सवाल यह है कि चलें तब्दील नहीं किया, उसका टेन्योर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना, उसे रिमूव कराना एक मुश्किल प्रोसेस था। तो जब उनका टेन्योर ख़त्म हो गया तो आपने उनको एक्सटेंशन क्यों दी, क्यों कहा कि जब तक नया चेयरमैन नहीं आता तब तक जो है वो मौजूदा चेयरमैन जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और फिर नए चेयरमैन की तैनाती का प्रोसेस भी ख़ान साहब की जानिब से शुरू नहीं किया गया। उसकी वजह क्या है, आपको मालूम है कि जो मुबैना तौर पे ख़ान साहब की वीडियोस मौजूद थी ख़ान साहब के पास, जिसको लेके वो चेयरमैन नैब को मुबैना तौर पे ब्लैकमेल करते थे, तो इसलिए ख़ान साहब को वही चेयरमैन नैब जो है वो सूट कर रहा था। दूसरा, उन्होंने कहा कि आईजी अपना रखते हैं। मौजूदा जो आईजी है नासिर अकबर नासिर साहब, डॉक्टर अकबर नासिर साहब इस्लामाबाद के, वो भी ख़ान साहब ने कहा 2 नंबर आदमी हैं। चलें, ये तो आईजी अपना रखते हैं। पंजाब में आपकी 3.5 साल हुकूमत रही बुज़दार साहब के दौर में, कितने आईजी आपने तब्दील किए, कितने चीफ सेक्रेटरी आपने तब्दील किए, कितनी ब्यूरोक्रेसी आपने पंजाब में तब्दील की। तो क्या आप भी अपना आईजी, अपना चीफ सेक्रेटरी और अपने नीचे ब्यूरोक्रेसी नहीं लाना चाह रहे थे। आप दूसरों को जो ताना दे रहे होते हैं, दूसरों की जिस बात पे मुखालफत कर रहे होते हैं, वही काम दूसरी जानिब ख़ान साहब खुद कर रहे होते हैं। और सबसे अहम बात जो ख़ान साहब ने की कि ये अपना आर्मी चीफ पे ला के रखते हैं। तो सवाल ये है कि आर्मी चीफ तो कमर जावेद बाजवा साहब को नवाज शरीफ ने लगाया था, तो आपने उन्हें एक्सटेंशन क्यों दी। और एक्सटेंशन चले दे भी दी, फिर आप अभी भी एक्सटेंशन की उनकी बात कर रहे थे। तो जब वो अपना आर्मी चीफ लेके आए तो आपने उन्हें क्यों ख़त्म करके, जब उनकी मुद्दत मियाद ख़त्म हुई, आपने नए आर्मी चीफ का तकर्रुर नहीं किया। और फिर जैसा कि आप कहते हैं कि अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कोई आप बात समझा दें पाकिस्तान की आवाम को कि अपना आर्मी चीफ लाने पे कोई नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज तक कोई फ़ायदा पहुंचा हो। ये भी मिसाल खान साहब नहीं पेश कर सकते। लेकिन खान साहब ने कहा कि इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरिट का कत्लेआम करते हैं। तो मेरिट का जो कत्लेआम किया था, आपने उन्हीं लोगों को जिन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग लगा के गई थी, उन्हें उनके ओहदों पर बरकरार क्यों रखा अगर मेरिट का कत्लेआम हुआ था। दूसरा जो बात खान साहब ने की बड़ी अहम है, वो भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। खान साहब ने कहा कि ये चोर जमा होकर मुझे और मेरी पार्टी को अवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं। मैं एग्री करता हूँ कि खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर खान साहब ने कहा कि डी फेक के ज़रिए
ये गंदी वीडियो बना रहे हैं और गंदी वीडियो ये बना के मुझे आवाम की नज़रों में जो है ये गंदा करना चाहते हैं। मैं इस बात के ऊपर भी एग्री कर लेता हूँ, चलें एक लम्हे के लिए एक्सेप्ट कर लें कि खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं। ये जो ऑडियो वीडियोज़ आई, वैसे तो अभी तक वीडियो नहीं आई, ऑडियोज़ आई हैं, लेकिन खान साहब डीप फेक के ज़रिए वीडियोज़ की बात कर रहे हैं। चले उनके मुंह से ऑडियो निकलना चाहिए था, उन्होंने वीडियो कह दिया। मैं इस बात को भी, इस गलती को भी जो है मैं सरफे नज़र कर देता हूँ। अब डीप फेक के ज़रिए क्या होता है? डीप फेक के ज़रिए आप किसी की गंदी वीडियो नहीं बना सकते। आप ये हो सकता है कि उसकी ऑडियो लेके, किसी और ओरिजिनल ऑडियो लेके डीप फेक में उसमें उसको शामिल करके, उसमें इंसर्ट करके उसकी आवाज़ को डबिंग कर सकते हैं। यानी आप जो नई रिकॉर्डिंग करेंगे, नई ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, उसमें उसी बंदे की आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देगी कि जो पहले रिकॉर्डिंग है वो उसके साथ मैच हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं, किसी की गंदी वीडियो नहीं बना सकते। हाँ, ऑडियो ज़रूर बना सकते हैं, गंदी बनाए अच्छी बनाए, ये बनाने वाले पे जो है वो निसार करता है। चलिए ये बात जब से कि मैंने एक्सेप्ट कर ली, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये डीप फेक के ज़रिए बनाई गई हैं तो फिर अगले लम्हे आप खान साहब ये क्यों कहते हैं? ये उनके चाहने वालों के लिए भी समझने की बात है कि मैं इनके खिलाफ अदालत जा रहा हूँ। चले जाएँ आप, शरीफ ख़ानदान के खिलाफ, जरदारी ख़ानदान के खिलाफ। मेरी सिक्योर लाइन किसने टेप की? निगरानी अगर करनी थी सिक्योरिटी एजेंसी ने, ज़रूर करते, लेकिन मेरी सिक्योर लाइन को कि जो ऑडियो टेप की गई वो क्यों लीक की गई, और मैं इसका पता चलाने के लिए जो है वो जाऊंगा अदालत में कि कौन सी एजेंसी ये सब कुछ कर रही थी। क्या मैं मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन था? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मैं मुल्क का दुश्मन तो नहीं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि डीप फेक के ज़रिए बनाई गई है, तो फिर आप ये सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? और सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर चले आपने इल्ज़ाम भी लगा लिया, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लें, फिर आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी ने आपकी सिक्योर लाइन को जो है वो टेप किया। तो फिर टेप जब किया, जिस भी एजेंसी ने किया, आप जाएं खुशी के साथ, किसी भी अदालत में जाएं, हम भी खान साहब के साथ हैं, पता चलना चाहिए किस एजेंसी ने किया है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप डीप फेक कह रहे हैं कि जाली बनाई गई हैं, जाली ऑडियो वीडियो बना के आपको आवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं, तो फिर जाली है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी सिक्योर लाइन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस की थी और आपके घर की थी, उसको डब किया गया, उसको टेप किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया। तो एक तरफ आप जाली होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो पहले नैरेटिव एक बना लें कि क्या ये जाली है या ये दुरुस्त है, और आपको इसकी गैर कानूनी रिकॉर्डिंग के ऊपर एतराज़ है। आप आवाम को इस तरह से बेवकूफ़, दो बातें दोनों जो एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं करके बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगली जो बात मैंने करनी है कि खान साहब बिल्कुल ज़रूर लेके जाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी और पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि दरअसल है क्या। और फिर खान साहब ने मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की वो डीप फेक के ज़रिए बनाई गई ऑडियो उसको चलाया। तो मैंने जैसे कहा कि आप ऑडियोज़ तो जाली बना सकते हैं डीप फेक के ज़रिए, लेकिन वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, खान साहब जाते हैं तो हम उनको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। अब जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर कर रही है, वो पाक फ़ौज में बड़े अहम ओहदों पर 12 तकर्रियाँ हुई हैं। 12 मेजर जनरल को जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर अपना तरक्कियाँ दी गई हैं, जिसमें तरक्की पाने वाले में जो DG ISPR हैं बाबर इफ्तिखार साहब, वो भी शामिल है। तो हमारी तरफ से उन्हें इस नए ओहदे की बहुत बहुत हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अगली नाज़िर खबर है वो ये है कि एक बहुत बड़ा इबहम जो है वो ख़त्म हो गया है, और ये इबहम था ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक। और ये इबहम ख़त्म होने पे जो हुकूमत को अपनी एक इत्तेहादी जमात से ख़तरा था, वो ख़तरा भी टल गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला कर लिया है कि जो 12 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होना है और जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा फेज़ होना है, वो पोलिंग उसी तरीके से, यानी जो 12 हल्के हैं उसमें सिर्फ कुरम एजेंसी में जो नेशनल असम्बली का हल्का है ज़िमनी इलेक्शन जहाँ पे होना है, उसको निकाल के जो बाकी के 11 हल्के जिसमें 8 कौमी असम्बली के हल्के हैं और जो जिस पे 16 अक्टूबर को पोलिंग होना है, और जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला है जहाँ हैदराबाद और कराची में 23 अक्टूबर को पोलिंग होनी है, उसको बरकरार रखा है। आज इलेक्शन कमीशन इस हवाले से बड़ा अहम इजलास हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है मुतलका सूबों के KPK के, पंजाब के और सिंध के पेश हुए और उनका मौक़िफ़ सुना गया। DG मिलिट्री ऑपरेशन भी पेश हुए, सेक्रेटरी दिफा उनके नुमाइंदा पेश हुए और सेक्रेटरी दिफा भी अब पेश हुए। तो तमाम मौक़िफ़ सुनने के बाद, ब्रीफिंग के बाद ये फ़ैसला किया गया कि नहीं, जो वज़ारत दाखिला का ख़त है कि 90 रोज़ के लिए पोलिंग को मौखर कर दिया जाए, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है, और पोलिंग की जो तारीखें हैं 16 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, उसको बरकरार रखा गया है। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, वो नाज़रीन दर्ज किया गया है कि अवाम को चूना लगाया गया मुबैना तौर पे। अब चूना कैसे लगाया गया ये तो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये मुकदमा FIA के बैंकिंग सर्कल थाने में दर्ज किया गया है। और इस मुकदमे में इमरान खान साहब के जो साथ जो शरीक मुलज़म है, उसमें आमिर कियानी
यूनिस आमिर कियानी साहब, तारिक शफ़ी साहब, अज़हर सदीक साहब जो हैं उन्हें इस केस में एक्यूज़ के तौर पे शामिल किया गया है। और इसमें कहा गया है कि इब्राज ग्रुप से जो खान साहब को चैरिटी की मद में इन अकाउंट्स में पैसा आता रहा, वो पैसा सियासी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता रहा। यानी पैसा आया था खैरात का, जो लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च होना था। मुबैना तौर पे ये जो पैसा आया इसे सियासी कैंपेन के लिए खान साहब ने इस्तेमाल किया। तो ये इस तरीके से आवाम को चूना मुबैना तौर पे लगा के पैसा किसी और मद के लिए इकट्ठा किया गया, लेकिन मुबैना तौर पे वो पैसा इलेक्शन कैंपेन में खान साहब ने खर्च किया। अगली जो खबर है वो राना सनाउल्लाह साहब से मुतल्लिक़ खबर है, और ख़बर ये है कि जो आज जज गुलाम अकबर की अदालत में उनके वकला पेश हुए कि जो उनका वारंट ऑफ अरेस्ट है उसको मनसूख किया जाए। तो जज साहब ने कहा कि आप ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करें, उसके बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वकला ने, जो राना सनाउल्लाह के वकला आज अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपना वकालतनामा और जो तहरीरी दरख्वास्त है वो आज जज गुलाम अकबर की अदालत में पेश की, उसे फ़ाइल किया और फिर उस पर नोटिस कर दिया गया है महकमा एंटी करप्शन पंजाब और मुतल्लिका जो तफ्तीशी हैं जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की तहकीकात कर रहे हैं, उन्हें 13 अक्टूबर का जो है वो अदालत ने नोटिस कर दिया है। अगली खबर नाज़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद, पहले पीटीआई ने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना का रेफरेंस दायर किया था स्पीकर नहीं बल्कि सादिक संजरानी के पास, चेयरमैन सेनेट के पास। तो आज जुल्फ़ी बुखारी ने आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ जो है वो नाअहली का रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया, जिसमें कहा गया है कि बतौर सदर इन्होंने जो रूल्स को रिलैक्स करके यूसुफ रज़ा गिलानी ने 3 गाड़ियाँ बेची तोशाखाना से आसिफ अली ज़रदारी को, वो ख़ुद भी उस वक्त सदर थे। ये गाड़ियाँ जो है वो हासिल नहीं कर सकते, रूल्स के मुताबिक जो है वो गाड़ी लेने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन रूल्स को रिलैक्स करके ये गाड़ियाँ जो है वो आसिफ अली ज़रदारी ने हासिल की। तो लिहाजा उनके खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर उन्हें फैसला करते हुए डिस्क्वालीफाई जो है वो करार दिया जाए। अब ये रेफरेंस दायर कर दिया है। इससे पहले जैसे मैंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस आया था। अब देखते हैं कि इस पर जो सादिक संजरानी साहब हैं और जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप नाज़रीन की इतला के लिए बताना ज़रूरी है कि इससे पहले इसी तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ जो हैं वो मुकदमे का सामना कर रहे हैं। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक केस में ट्रायल होने के बाद उस केस का दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता किसी दूसरे फोरम के ऊपर, और उसमें दोबारा जो है उसका जो प्रोसिक्यूशन है वो भी नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल फ़ैसला मुतल्लिका फोरम ने करना है। हमने आपके साथ अपना एक इनपुट छोटा सा मुख्तसर सा रखा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।